Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to explore a very famous historical personality, that is Mustafa Kamal. The chapter has been taken from your intermediate English book 2. Mustafa Kamal, it is also called Ataturk as well as founder of modern Turkey. The chapter that I am going to open in front of you is written by Wilfred Thomas Froggatt Castle. He was a British writer as well as clergyman. आफ्टर ग्रेजुएशन ही वेंट टू फ़लस्तीन, फ़लस्तीन में गया, वहाँ इसने एजुकेशन हासिल की है और इसी के बारे में इसने लिखा है। मुस्तफ़ा कमाल के चैप्टर में है क्या, इसमें दो बातें हैं टोटल। वी कैन डिवाइड द चैप्टर इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है कि सल्तनत उस्मानिया में खिलाफत चलती थी। अब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई तो खिलाफत भी ख़त्म होगी। तुर्की में ये पहला प्रेसिडेंट बन गया, सदर बन गया। अब ये सदर बनने तक का सफ़र इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 है कि जब ये सदर बन गया फिर इसने रिफॉर्म्स क्या क्या की हैं, तुर्की में क्या कुछ इसने तब्दीली की है जिसकी वजह से इसे कहते हैं अतातुर्क। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड है, अभी स्टोरी शुरू नहीं कर रहा मैं, इससे पहले हम चलते हैं वर्ल्ड वार 1 की तरफ। वर्ल्ड वार 1 में आपको पता था कि दो पार्टी थी, दो अलाइज थे। एक में फ्रांस शामिल था, ब्रिटिश शामिल था, रशिया था, इटली था, जापान था, सर्बिया था और बाद में यूएसए भी शामिल हो गया था। इट इज़ कॉल्ड अलाइज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ऑन द अदर हैंड द अदर टीम दैट वाज फाइटिंग इन वर्ल्ड वार 1 दैट वाज जर्मनी था, हंगरी था, ऑस्ट्रिया था, बुल्गारिया था और ये सल्तनत उस्मानिया थी, ऑटोमन एम्पायर कहते हैं इसको। ये थे, ये एक तरफ ग्रुप था, दूसरी तरफ था। लेकिन इससे भी थोड़ा पीछे जाएं, आपको पता है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खुलफा राशिदीन का दौर शुरू होता है और ये 30 साल रहा। उसके बाद उमैया सल्तनत यानी कि खिलाफत ख़त्म हो गई थी, मुल्की शुरू हो गई थी। उमैया दौर ये 89 ईयर तक रहा है, तकरीबन 90 साल तक। उसके बाद उस अब्बासी ख़ानदान आ गया, अब्बासी खिलाफत आ गई है, वो 508 साल तक रहे हैं। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया आई है, यहाँ से हम बात शुरू कर रहे हैं, यानी 1258 में ये लोग आए हैं सल्तनत उस्मानिया, यानी इनका पहला सरबरा उस्मान था और ये रही है 1922 तक, 1922 तक ये रही है। अब क्या हुआ कि 1258 से लेके 1922 तक यानी 664 साल सल्तनत उस्मानिया में खिलाफत चलती रही। फिर अचानक 1922 में खिलाफत ख़त्म हो गई और सदारती निज़ाम आ गया, डेमोक्रेसी आ गई, जमहूरियत आ गई। ये क्या हुआ, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको पता है कि 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वार 1 रही है और सल्तनत उस्मानिया मैंने अभी आपको बताया कि जर्मनी के साथ था एंड इट वाज अगेंस्ट फ्रांस, ब्रिटिश, रशिया, इटली के ख़िलाफ़ थे। ये उनको ये फतह हुई, वो कामयाब हुए वर्ल्ड वार 1 में। कौन? इटली की बात कर रहा हूँ, फ्रांस की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ, रशिया की बात कर रहा हूँ। कामयाब होने के बाद उन्होंने अनातोलिया पर यानी सल्तनत उस्मानिया पर कब्ज़ा कर लिया। उनका जो कैपिटल था सल्तनत उस्मानिया का वो था इस्तांबुल, तुर्की का शहर है ये। इस्तांबुल में उनकी फ़ौजें दाखिल हो गई और आपको इससे पहले ही बताता चलूँ कि ये तुर्की जो है 1911 से हालत जंग में था। लोग लड़ाई से तंग आ चुके थे, गुर्बत फैल चुकी थी, बेरोज़गारी फैल चुकी थी। लोग चाहते थे किसी तरह जंग बंद हो जाए। इसी तरह फिर जंग बंद हुई, लेकिन जंग बंद होने के साथ साथ ये जंग हार गए, क्योंकि ये जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे ना। जर्मनी हार गया तो ये भी हार गए। अब जंग हारने के बाद ज़ाहिर है जो फातहीन हैं, जो कंकरर हैं, जो डोमिनेंट हैं, उनका फ़ैसला ही सबका फ़ैसला होगा। ऐसा ही हुआ इस्तांबुल में। ये तीनों लोग यानी इटली की बात कर रहा हूँ, फ्रांस की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ, इनकी फ़ौजें आ गईं और ज़ाहरी तौर पे जो हमारा खलीफा था, आखिरी उस्मानी खलीफा, दैट वाज महमद, और वो एक पपेट बन गया, वो एक कठपुतली बन गया। वो चाहता नहीं था इन किसी के हैंड ओवर करना, अपना कंट्री, अपना मुल्क देना नहीं चाहता था। लेकिन मुल्क का इतना नुकसान हो चुका था, वो लोगों की जानें बचाने के लिए उसको जो थे वो हथियार फेंकने पड़े थे
और उसके अपने आप को डिसआर्म करना पड़ा था। यही वजह थी, उसने हथियार फेंक दिए और उनके आगे झुक गया और हर शर्त उनकी मानी जा रही थी, उनकी बातें मानी जा रही थी। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी तुर्की में कुछ दूर दराज रिमोट एरिया थे जहाँ पे लोग इनकी बात नहीं मानते थे। जो लोग पेट्राइड थे, मुहिब्बे वतन थे, वो चाहते नहीं थे गैर मुल्की या फॉरेन डोमिनेशन के, वो खिलाफ थे। अब ये तो थी इसकी छोटी सी स्टोरी। अब स्टोरी जब शुरू होती है, जब आपका चैप्टर शुरू होता है, तो मैंने आपको बात बताई है कि लोगों ने पहले आप वो पहली लाइनें देख लें, ओपनिंग लाइन ऑफ योर चैप्टर, दैट इज द वार वाज ओवर, जंग खत्म हो चुकी थी। वर्ल्ड वार 1 की बात कर रहा है, मैंने लिख भी दिया है। फिर उसने कहा है थ्रू आउट द इंटायर नियर एंड मिडल ईस्ट, पूरे इलाके में मिडल ईस्ट। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि जो सल्तनत उस्मानिया है ना, ये 3 बर्रे आज़मों तक फैली हुई थी और इसमें जब ये टूटी है तो 40 मुल्क 40 कंट्री अलग वजूद में आए हैं। अभी आपको बाद में बताया जाएगा फर्दर इसके बारे में। इतनी फैली हुई थी, वो कह रहा था पूरी मिडल ईस्ट में जितने कंट्री आते हैं अरब मालक, वो सारे के सारे की बात कर रहा है। एंड आर्मीज ऑफ द डेमोक्रेट्स हैज़ बिन हेड नॉट सो मच, कह रहा है वो जो फौज दाखिल हुई इस्तंबुल में, किन की, फ्रांस की, इटली की, बरतानिया की, यानी अलाइज की, कामयाब होने वालों की, कंकरर की फौज जब दाखिल हुई इस्तंबुल में, उसका इस्तकबाल किया गया, हेल्ड इस्तकबाल किया गया। मुझे बताएं ज़रा, आपके शहर पे, आपके कंट्री पे कोई काबज़ हो जाए, आप उसका इस्तकबाल करेंगे? उसकी वजह उसने बताई है, ये उनका इस्तकबाल किया गया कंकरर का, बट एज अ डिलीवरर। कंकरर नहीं किया गया, फाते नहीं, एज अ डिलीवरर, कि उन्होंने हमें नजात दिला दिया जंग से, उन्होंने हमारे बच्चे मरने से बचा लिए हैं, उन्होंने हमारी बिल्डिंगें तबाह होने से बचा ली हैं। सुलह होनी अच्छी होती है, यही उसने कहा था कि एज अ डिलीवरर कहते हैं निजात दहिंदा। इस वजह से लोग खुश हुए थे, उनके फतह होने से खुश नहीं हुए थे। और उसने बात की है द तुर्क्स देमसेल्व्स, तुर्क की बात कर रहा है, ये लोग जंग लड़ रहे थे कब से, वर ओनली टू ग्लैड टू एबल टू ले डाउन आर्म्स, वो हथियार फेंकने पे इसलिए खुश थे क्योंकि आगे बात है, आफ्टर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस फाइटिंग सिंस 1911 से वो हालत जंग में थे, जंग करके उनके हालात ख़राब थे, इसलिए उन्होंने हथियार फेंक दिए। अब इस्तंबुल शहर में यानी कैपिटल में फ़ौज आ चुकी थी, बाकी इलाकों पे भी कब्ज़ा हो चुका था। और आपको ये पता है जब ऐसे कब्ज़ा होता है तो जिस कंट्री के साथ सरहदें लगती हैं वो इलाका वही ले लेता है, छीन लेता है। और आपको ये भी पता है इस अलाइज में फ्रांस, ब्रिटिश, रूस, इटली, जापान ये शामिल थे। तो इन्होंने सोचा कि हम तुर्की के हिस्से ले लें, जो हिस्सा जिसके पास लगता है, जिसके बॉर्डर के साथ लगता है, उसी को दे दिया जाए। और सल्तनत उस्मानिया से जो खिलाफत है वो ख़त्म कर दी जाए। ये 2 बातें थी उनकी। इसी को देखते हुए आपको शायद याद होगा 1919 में बर्रे सगीर पाको हिंद में भी मुसलमानों ने एक तहरीक चलाई थी जिसका नाम ही तहरीक खिलाफत था, इसलिए उसका नाम था। उसमें 2 बातें रखी थी उन्होंने। एक ये रखी थी कि तुर्की से खिलाफत ख़त्म ना की जाए, चूँकि ब्रिटिश, आपको पता है एट द सेम टाइम ब्रिटिश वाज फाइटिंग इन वर्ल्ड वार 1 एज वेल एज ही वाज डोमिनेंट इन बर्रे सगीर, पाको हिंद में भी वो गालिब थे, अंग्रेज़ बर्रे सगीर में भी थे और उधर भी लड़ रहे थे, तो यहाँ से भी लोग भेजे गए थे। अब देखें, इनका ख्याल था कि हम तहरीक चलाएंगे, ये लोग जो अंडर प्रेशर आ जाएंगे ब्रिटिश वाले और हमारी खिलाफत को बचा लेंगे। इन लोगों ने तहरीक खिलाफत बचाई। उसके 2 मकसद थे, एक तो हमारी तहरीक जो है खिलाफत बचाओ, हमारी खिलाफत ख़त्म ना की जाए, और दूसरी बात यह है कि जो हिस्से आप बांट रहे हैं वो ना बांटे जाएं, यानी कि तुर्की के हिस्से बखरे ना किए जाएं। तुर्की तो नहीं कह सकते, उस वक्त अनातोलिया कह सकते हैं आप, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के पार्ट थे ये। अब ये 2 तहरीक उनकी चल रही थी। अब ब्रिटिश ने उनसे प्रॉमिस किया, वादा किया कि तुर्की पे जब हम काबिज हो जाएंगे, तुर्की पे हमारा कब्ज़ा हो जाएगा, हम इसकी खिलाफत भी ख़त्म नहीं करेंगे, हम इसके हिस्से बखरे भी नहीं करेंगे, इसको बंदर बांट नहीं करेंगे। अब ये वादा किया, लेकिन बाद में वादे से फिर गए और ये ऐसा हुआ नहीं। अब ये चल रहा था। अब लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग अभी भी इसकी मुज़ाहमत कर रहे थे और खलीफा इसलिए इनके आगे झुक गया कि अपने मुल्क को बचाने के लिए। सेंटेंस भी मैंने यही लिखा है, द कैलिफ, देश इमराद वो लोग यानी कि हुकूमत वाले लोग, कोलैबोरेटेड विद द अलाइज टू सेव देयर कंट्री, अपना मुल्क बचाने के लिए वो उसके साथ मिल गए।
और मैंने ये कहा था कि एंतोलिया के इलाके में, कोनिया के इलाके में, अनकरा के इलाके में कुछ लोग अभी भी, अजमीर के इलाके में कुछ लोग अभी भी इसकी मज़ाहमत कर रहे थे। उनमें उसने जो मेन नाम दिया वो मैंने लिख दिया है। उसने क्याज़म नाम का एक आदमी था, क्याज़म काराबेकर, ही वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी एंड ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द कंकरर्स, जो फतेह बन के आए थे उनके खिलाफ ये लड़ रहा था। और इसके साथ साथ कुछ और भी थे, ये हथियार नहीं डाल रहे थे। अब अलाइज ने मजबूर किया खलीफा को कि उन लोगों से के हथियार डलवाओ, उनसे हथियार वापस रखवाओ, उनसे कहीं हथियार फेंक दो, हमारे अंडर आ जाओ। अब खलीफा को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो वहाँ जाए अंतोलिया में और उनसे जाकर हथियार ले, उनको समझाए। और इसके लिए उसको मुस्तफ़ा कमाल से बेहतर कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। उसने मुस्तफ़ा कमाल को उन इलाकों का कमांडर बनाया, उन इलाकों का जनरल बनाया और बना के भेजा कि जाओ लोगों को कायल करो कि हम अंडर आ चुके हैं, हथियार फेंक दें। अब ये बना के जहाँ से उसकी रवानगी होती है, यहाँ से उसका सफ़र शुरू होता है, यहीं से हम बात शुरू करने वाले हैं। और अगली बात भी यही लिखी मैंने। अब मुस्तफ़ा कमाल वाज डिपार्टेड ऑन 15 मई 1919। 1919 में मुस्तफ़ा कमाल रवाना हुआ, एक स्टीमर लेकर, एक जहाज़ लेकर, शिप लेकर रवाना हुआ 1919 15 मई को फॉर द नॉर्दर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ एनाटोलिया। एनाटोलिया की जो शुमाली साइड पर जाता था वो, अब वहाँ गया वो, क्योंकि वहाँ से जाके उसने जो लोग रेजिस्ट कर रहे थे उनको रोकना था, ये उसका काम था। लेकिन जब ये चला है उसी वक्त खलीफा को और उसी वक्त ब्रिटिश को ये बात खटक गई कि देयर इज समथिंग फिशी, कि दाल में कुछ काला है, कि ये बंदा जो है ये खलीफा का नहीं है, ये जाके अपनी नई हुकूमत बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए उनको ये बात खटक गई। उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, इसके जहाज़ को, लेकिन इसका जहाज़, इसका शिप उस वक्त तक रेड सी में दाखिल हो चुका था, यानी कि ये तुर्की का इलाका छोड़ चुका था। अब इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था। अब ये चला गया। अब कहाँ गया आगे लिखा है मैंने, नॉर्दर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ एनाटोलिया एज गवर्नर जनरल बन के ये गया था ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस इन शिप, ये शिप में गया था। और जो ईस्टर्न शुमाली इलाके, जो मशरकी इलाके हैं, वहाँ गया था ये। फिर जाके इसने क्या किया, ये कहाँ पहुँचा, ये जाके सबसे पहले ही रीच्ड द सैमसन कोस्ट पे जाके उतरा। ये बंदरगाह का नाम है, वहाँ एक शहर था, उस शहर का नाम था अमीसा। उस अमीसा में ये अली फोर्ट से मिला। अली फोर्ट कमांडर था फौज का, छोटी फौज का, और वहाँ उसने इससे मिला, उसको हालात बताए। उसने कहा मैं आया तो हूँ हमारे खलीफा की मर्जी से, उसने मुझे ऑर्डर दे के भेजा है, लेकिन मैंने देखा है कि इस्तांबुल में गैर मुल्की फ़ौज आ चुकी है, फॉरेन डोमिनेशन हो चुका है, कंकरर आ चुके हैं, फाते आ चुके हैं, हमारा जो खलीफा है वो भी उनका पपट बन गया है। पपट कहते हैं कठपुतली, जो किसी के इशारों पे नाचता है। वो अपनी मर्जी से फैसले करा रहे हैं, गवर्नमेंट भी उनके अंडर है, लिहाजा हमें यहाँ दूर रह के अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क से डोमिनेशन ख़त्म करने के लिए कुछ करना होगा। उसने वहाँ एक फ़ौज तैयार की, किनकी, पेट्रॉइट की, जो लोग मुहिब्बे वतन थे, जो लोग वतन से प्यार करते थे, उनको उनकी फ़ौज तैयार की। उनमें कुछ गुरिल्ला तैयार किए, उनसे कहा कि तुम जो ग्रीक लोग यहाँ जो यहाँ अटैक करेंगे, तुमने उन पर गुरिल्ला वार करना है, क्योंकि ओपनली लड़ नहीं सकते थे। ओपनली लड़ने के लिए तो ज़्यादा फ़ौज चाहिए, तो गुरिल्ला वार हो सकती थी। और ये रात को उनके असला डिपो लूटते थे, उनके स्टेशन पे ऐसा गढ़ होता था असले का, वहाँ से लूटते थे, फिर उनके खिलाफ ही इस्तेमाल करते थे। वहाँ जाके इसने ये काम शुरू कर लिया। लेकिन इसका जब किंग को पता चला, खलीफा को पता चला ये क्या हो रहा है, और उस पर प्रेशर डाला कॉन्करर ने, फातहीन ने प्रेशर डाला कि आपने तो भेजा था इसको रोकने के लिए, ये तो जाके अपनी फ़ौज बना के बैठ गया है। तो खलीफा ने उसको वापस बुलाया, ऑर्डर भेजे कि फ़ौरन वापस आ जाओ। उसने, मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम नहीं आते, आप आ जाओ, आपको हम अपना लीडर मानते हैं और आपके लिए ये बेहतरीन टाइम है तुर्क कौम के लिए, कौम के साथ वफादारी दिखाने का, आप छोड़ दें इनको। लेकिन उसने फिर इनकार कर दिया। फिर उसने एक सख्त लेटर लिखा उसको, वो लेटर आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो मैंने लिखा भी, आपको बता भी देता हूँ। उसने लिखा था द रेबल मस्ट रिपोर्ट हिमसेल्फ, ये था, उसको रेबल कहा, किसने, खलीफा ने, यानी इस्तांबुल से ख़त जा रहा है,
उसको मुस्तफ़ा कमाल को कह रहा है द रेबल मस्ट रिपोर्ट हिमसेल्फ इमीडिएटली टू इस्तांबुल, कि जो बागी हो तुम फौरी तौर पे आके इस्तांबुल में रिपोर्ट करो, फौरी तौर पे यहाँ आओ। लेकिन उसने भी आगे से रिटॉर्ट किया, रिटॉर्ट कहते हैं दंदान शिकन जवाब देना। उसने भी आगे से जवाब दिया, उसने कहा आई शैल स्टे इन अनातोलिया, मैं अनातोलिया में ठहरूंगा, अनटिल जब तक ना क्या ना हो जाए, जब तक नेशन हैज़ वन इट्स इंडिपेंडेंस, जब तक ये कौम अपनी आज़ादी हासिल नहीं कर लेती मैं यहाँ अनातोलिया में ठहरूंगा, मैं नहीं आ सकता। अब ये बात उसको ज़ाहिर अच्छी तो नहीं लगी। अब जब हालात ख़राब होते देखे, जो भी फ़ौज आती थी बाहर के इलाकों में, अनातोलिया के इलाकों में मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज उसको मार भगाती थी, नुकसान होना शुरू हो गया। उन्होंने कुछ शराइत रखी, उन्होंने कहा कि एक तो ये रखी, उसने कहा कि हम ना बादशाह से कह के मजबूर करवा के ना खिलाफत ख़त्म करवा के इलेक्शन करवा दिए। इलेक्शन का ये हुआ कि उसमें असम्बली बुलाई, इसने बादशाह ने असम्बली बुलाई कि उस असम्बली में ये आएगा, चूँकि वो भी इलेक्शन जीत चुका था। उसको असम्बली में बुलाया गया लेकिन वो असम्बली में भी नहीं आया। तो बादशाह ने उसने अपनी अंकरा में एक अलग असम्बली बुलाई, उस असम्बली को ये यकीन दिलाया कि हम इस्तांबुल की बात नहीं मान सकते, चूँकि वो लोग जो थे वो अंडर आ चुके हैं कंकरर के और वो उन्हीं की बात पे चलते हैं, वो उन्हीं के पपेट हैं, हम नहीं जा सकते। अब यही बात मैंने लिखी आपको। उसने कहा था कि उसने पैरेलल असम्बली बनाई एक अंकरा में 23 अप्रैल 1920 1920 की बात है, मैंने डायरेक्ट लिख दी जो आपके वर्ड में लिखी हुई थी। रेवोल्यूशनरी तुर्किश ग्रैंड नेशनल असम्बली, ये जो रेवोल्यूशनरी कह रहा हूँ, जो पेट्रॉइड थे, जो मुहिब्बे वतन थे, उन्होंने क्या किया, द ग्रैंड नेशनल असम्बली सिटिंग इन अंकरा, उन्होंने अपना दारुल खिलाफा बना लिया। तुर्की का इस्तांबुल छोड़ के उन्होंने अंकरा को अपना दारुल खिलाफा मान लिया और विल प्रिजाइड ओवर द डेस्टिनी ऑफ तुर्क्स एज लॉन्ग एज द कैपिटल इस्तांबुल इज इन द हैंड्स ऑफ फॉरनर। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, उन्होंने कहा था कि जब तक हमारा इस्तांबुल, हमारा खलीफा, हमारी हुकूमत कंकरर के अंडर है, अलाइज़ के अंडर है, सारे फैसले यहाँ से होंगे, हम फैसले करेंगे, हम उनकी कोई बात नहीं मानेंगे। आगे लिखी भी उसने है, उसने कहा था इस्तांबुल द सुल्तान गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ एनिमी, ये दुश्मनों के हाथ में है। ये उन्होंने लेटर जारी किया। ऑल ऑर्डर्स फ्रॉम देयर, कहते हैं वहाँ से आने वाले सारे आर्डर, कहाँ से आने वाले, इस्तांबुल से आने वाले सारे आर्डर जो है आर ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड, ये ईडियम है, ये कालादम करार दिए जाएंगे, कोई आर्डर नहीं माना जाएगा क्योंकि ये हमारा आर्डर है ही नहीं। अब जब ये बातें उसने की और उसने अपनी असम्बली बना ली, उसके बाद जो ब्रिटिश थे वो मजबूर हो गए पीस ट्रीटी करने पे, अमन का मुआहदा कर लें। उसने कहा ये तो नई हुकूमत बन गई है, नया हमारे लिए बखेरा खड़ा हो गया है। उन्होंने कुछ शराइत रखी कि आज हमारे साथ मुआहदा कर लो। उस शराइत मैंने 1 बाय 1 लिखी है, मैं आपको बता भी देता हूँ। पहली शर्त, टर्म्स कहते हैं उनको, शर्त में पहली टर्म ये रखी थी, ऑटमन एम्पायर विल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ अलाइड पावर। कह रहा है जो हम इस्तांबुल में आ गए हैं, तुर्की जो बचा हुआ है, मैंने कहा ना कि 40 मुल्क आज़ाद हुए थे जब सल्तनत उस्मानिया टूटी थी, तो ज़ाहिर है टूट ही गई ना, जब वो आ गए, हमलावर हो गया, हिस्से बांट लिए, क्या क्या बांट के किसको मिला वो भी आपको लिखा है मैंने। अब वो कह रहे थे कि यही बात उसने लिखी है कि जो हमारा इस्तांबुल है हमारे अंडर रहेगा, हमारी सुपरविजन में रहेगा। फिर उसने लिखी है द होल ऑफ ईस्टर्न अनातोलिया, पूरे का पूरा अनातोलिया, ईस्टर्न विल गो इन द हैंड्स ऑफ आर्मीनिया। यही मैं कह रहा हूँ, हिस्से बखरे हो गए ना, यही तो तहरीक चलाई थी बर्रसगीर के मुसलमानों की, तुर्की के हिस्से बखरे ना किए जाए, उन्होंने कर दिए, उन्होंने आर्मीनिया को दे दिया पूरे का पूरा ईस्टर्न अनातोलिया। ये शर्त रखी ना कि हम देंगे, हम ऐसा करना चाह रहे हैं। फिर उसने तीसरी शर्त रखी थी अजमीर विल गो टू ग्रीक, अजमीर हम ग्रीक को दे देंगे, यूनान को दे देंगे। फिर उसने चौथी शर्त रखी थी फ़लस्तीन उस वक्त इसराइल तो नहीं था, फ़लस्तीन और इसराइल, आजकल का इसराइल भी शामिल कर लें, कह रही है इसराइल और साथ साथ मेसोपोटामिया यानी कि इराक़ की बात कर रहा है। इराक़ का उस वक्त जो नाम था वो मेसोपोटामिया था। और जॉर्डन, कहता है ये बरतानिया को जाएंगे, ये हम बरतानिया को देंगे। फिर उसने एक और बात की थी कि लबनान, सीरिया यानी शाम, सिसिलिया, ये फ्रांस को दिए जाएंगे। हिस्से बखरे हो रहे हैं ना, जिसके खिलाफ तहरीक चली थी, यही तो बचाना चाह रहे थे मुसलमान।
फिर उसने कहा था ऑटमन कैपिटल यानी इस्तांबुल की बात कर रहा है, जो हमारा दारुल खिलाफा है सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा जो है, वो कह रहा है कि एक इंटरनेशनल सिटी रहेगा और उसके ऊपर डोमिनेशन यानी काबिज रहेंगे। कौन कौन काबिज रहेंगे? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। बरतानिया, फ्रांस और इटली का कब्जा होगा, उसके ऊपर भी आपका कब्जा नहीं होगा। ये उसने शराइत लिखकर भेजी। अभी तो नहीं मानी गई क्योंकि ये तो सीधी सीधी मौत थी खलीफा के लिए, लेकिन इसके अलावा चारा भी कोई नहीं था। ये बाद में मान ली गई थोड़ी बहुत ही तब्दीली के साथ, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने मानी, इसके बाद फिर वो सदर बना था। अब यहाँ तक तो ये बात ख़त्म हो जाती है, उनकी शरात मानी नहीं गई अभी, लेकिन मैंने कहा ना बाद में मानी गई जाके। फिर अब मुस्तफ़ा कमाल एंतोलिया में लड़ रहा था इनके खिलाफ और उसने आस्ता आस्ता उनसे इलाके खाली करा रहा था। आर्मीनिया की तरफ उनको भगा रहा था, यूरोप उनको, ग्रीक को, और इलाके खाली हो गए। खाली इलाके कराने के बाद वो उसने वहाँ के सदर होने का ऐलान कर दिया और वो पहला सदर बना। और मैंने लिखा भी वही है, प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा कमाल पहला प्रेसिडेंट था और उसने प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया? जनरल अस्मत अनोनू को। ये बने थे 9 सितंबर 1922, यानी कि ये कह लें 1922 में खिलाफत ख़त्म हो गई और तुर्की का पहला सदर बन गया। जब ये बना, जब इसका काफिला आया जीत कर या इलाके खाली करा के, अंकरा की बात कर रहा हूँ, तो इसका फूलों से इस्तकबाल किया गया। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन थी, साथ घोड़े थे, लोग पैदल भाग रहे थे, इसका इस्तकबाल किया गया। इसको तुर्की का निजात दहिंदा कह लें, सेवर कह लें, ये कहा गया और इसकी बड़ी आहो भगत की गई। अब ये सदर तो बन गया, वज़ीर आज़म भी बन गया अस्मत, जनरल अस्मत। अब इसने सदर बनने के बाद तुर्की में क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या तब्दीली लाया ये, दैट इज़ कॉल्ड रिफॉर्म्स आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की। तुर्की का सदर बनने के बाद रिफॉर्म्स क्या की, यहाँ मैं बात बताता चलूँ कि मुस्तफ़ा कमाल को हिस्ट्री में मुतनाज़ शख्सियत की हैसियत से देखा जाता है, लेकिन यहाँ चूँकि एज ए हीरो आपकी बुक में है, इस चैप्टर में एज ए हीरो है, तो हम कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। जो लिखी हुई है वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इसकी अलग से हिस्ट्री नहीं बता रहा, क्योंकि बुक में जो चैप्टर है, हर बंदे को, एक आदमी को एक जगह हीरो होता है तो किसी जगह उसको गद्दार कहा जाता है। ये ऐसा ही होता है, एक मुल्क के लिए उसका हीरो है, दूसरे मुल्क के लिए वही गद्दार हो जाता है। इसकी क्या है, हम इधर नहीं जा रहे, हम इसकी अच्छी जो बातें हैं उसी को देख रहे हैं। अब उसने क्या क्या रिफॉर्म्स की हैं। पहली रिफॉर्म उसने ये की है, ओल्ड स्क्रिप्ट वाज रिप्लेस्ड इनटू रोमन स्क्रिप्ट। आपको ये पता है तुर्की की ज़बान अपनी तुर्की नहीं थी, उसमें अरबिक और फ़ारसी मिक्स थी, पर्शियन मिक्स थी, और उसमें भी फ्लोरी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, बड़े बड़े फ्रेजेस यूज़ किए जाते थे, बड़े मुश्किल अल्फाज यूज़ किए जाते थे। उसने सारे ख़त्म कर दिए अरबी वगैरह, इसलिए उनके इल्ज़ाम भी लगाया जाता है इसने अरबी में अजान भी ख़त्म कर दी, कुरान पढ़ने पे पाबंदी लगा दी, अरबी पढ़ने पे पाबंदी लगा दी। यही वजह थी, उसने कहा था आसान लैंग्वेज तुर्की की तरफ आएँ, सारी ज़बानें छोड़ दें। और ये खुद हाथ में चाक पकड़कर, ही वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, टीचर बन गया, गाँव में जाता था, चौक के साथ टीचरों को समझाता था। इसके लिए सबसे बड़ा मसला टीचर को ट्रेन करना था, क्योंकि टीचर ट्रेंड होगा तो बच्चों को ट्रेंड करेगा ना। लेकिन इसने लिमिटेड टाइम में इन टीचरों को ट्रेंड किया, बच्चों को उनके हवाले किया और उन पे ये स्क्रिप्ट जो था वो आसान तुर्की में उनको दिया। दूसरी बात उसने ये की है कि बे एंड बयान इंस्टेड ऑफ पाशा, ये पाशा चलती थी, इसलिए इसको कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा। पाशा एक हाई रैंक था जो आर्मी के ऑफिसर लेते थे। इसने कहा ये ख़त्म कर दो, मैं ये 2 नए रैंक आपको दे रहा हूँ। 2 नए रैंक उसने बे रखे आदमियों के लिए, बे कहते हैं मिस्टर को, या मिस्टर यानी कि शादीशुदा भी हो सकता है और अनमेरिड भी हो सकता है, और मिसिज यानी कि औरत, औरत के लिए उसने रखा है बयान, बयान BAYAN बयान। मिसिज भी हो सकती है, मैडम भी हो सकती है और मिस भी हो सकती है। तो उसने ये टाइटल दिए, साहब भी कहते हैं इसको, साहब, सर, मैडम, जो भी कह लें। तो बे और बयान रखा इंस्टेड ऑफ पाशा, उसने हटा दिया, इसलिए इसके साथ पाशा लगता था पहले, बाद में हट गया। फिर क्या हुआ, नंबर ड्रेस, हेड ड्रेस जो लोग पहनते थे अपने सर पे तुर्की टोपी, उसने उसको ख़त्म कर दिया, उसको फेज कहते थे, उसकी जगह उसने हैट लागू कर दिया 1925 में। उसने कहा अब लोग हैट पहनेंगे, फेज नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे, उसने इसकी वजह बताई। अब जब हैट लाजमी किया, उस पर सख्ती की, जिस तरह हमारे यहाँ कभी हेलमेट पे सख्ती होती ना, तो हेलमेट सारे शुरू कर देते हैं, तो उसने हैट शुरू किए। तो हैट का ये हाल हो गया कि शॉप से मिलने बंद हो गए।
एक आर्मीनियन आदमी की वहाँ शॉप थी अजमेर में, वो शॉप छोड़ के आर्मीनिया चला गया था, चूँकि आर्मीनिया को भगा दिया था वहाँ से। इन्होंने शॉप लूट ली, उसके अंदर लेडीज़ भी पड़े थे हैट, और मेल और फीमेल दोनों के हैट पड़े थे। किसी ने आदमी ने देखा, आदमी ने उठा के लेडी वाले भी पहन लिए, ऊपर से रिबन भी नहीं उतारा, लेडी वाले पहन रहे थे बचने के लिए, जो फाइन से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए। इस तरह उसने हैट को लाजमी कर दिया। एक बात उसने और की थी, एबॉलिशन ऑफ वेल, उसने पर्दा ख़त्म कर दिया औरतों का। उसने कहा औरतें पर्दे में रहकर अपने आप को रिजर्व रखती हैं, मैं इनको ओपन माइंडेड बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा ना जदीद तुर्की का बानी कहा जा रहा है, जदीद तुर्की यही तो है, हम उधर नहीं जा रहे, नेगेटिविटी में चली जाएगी बात। औरतों का पर्दा इसने ख़त्म कर दिया। उसने कहा ये रुकावट है, मैं इनको डिग्री तक पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इनको साइंसदान बनाना चाहता हूँ, मैं इनको जो है ना पायलट बनाना चाहता हूँ, इनको मैं एक लिमिटेड लाइफ नहीं गुजारना देना चाहता, इनको मैं ओपन माइंडेड बनाना चाहता हूँ। फिर उसने बात की थी जब 1919 में सिर्फ एक रेलवे थी तुर्की में, और बाद में इसने रेलवे लाइनों और सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। और इसने ये तरक्की की बात कर रहे हैं ना हम। फिर उसने इंडस्ट्री की बात कर रहा है, कह रहा है जब 1919 में मुल्क में सिर्फ 150 फैक्ट्रियाँ थीं, और इसने 2000 फैक्ट्रियाँ तक चला गया, यानी कि 1934 तक जब इसको अतातुर्क का खिताब दिया गया, टाइटल दिया गया, मुल्क में 2000 फैक्ट्रियाँ लग चुकी थी। ज़ाहिर है लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और बैंकिंग सिस्टम इसने इतना अच्छा कर दिया, कर्ज़े के ऊपर जो कर्ज़े चढ़े हुए थे, इसने बैंक से पैसे कम लिए, बोरो यानी उधार कम लिया, कोशिश की कि अपने सोर्सेज से ही मुल्क में बेहतरी लाई जा सके। फिर इसने एक और काम किया, 5 साल प्रोजेक्ट शुरू किए, 5 साल मनसूबे शुरू किए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट शुरू किए फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, मुल्क के लिए। फिर उसने एक और किया, फिर उसको 1934 में इसी सारी वजूहात की बिना पर 1934 में उसको अतातुर्क का खिताब दिया गया। वो लिखा मैंने कैसे दिया गया, टाइटल ऑफ अतातुर्क, द तुर्किश पार्लियामेंट ग्रांटेड हिम द सरनेम अतातुर्क। अतातुर्क का मतलब फादर ऑफ द तुर्क्स। इन 1934 में उसको अतातुर्क का खिताब दिया गया। अब ये करने के बाद अब वो कह रहा है कि लोगों, मैंने कहा ना इसके नेगेटिव पहलू भी हैं, पॉजिटिव पहलू भी हैं। अब वो आखिर में वो कहता है कि जो बरतानिया ने तरक्की की थी ना 150 साल में, हमने चंद सालों में तरक्की कर ली वो। और यही बात उसने अपने आखिरी सेंटेंस में लिखी है, जो आपकी बुक का सेंटेंस मैंने लिखा भी है, लास्ट सेंटेंस ऑफ योर चैप्टर, दैट इज द तुर्क हैव नाउ ट्रेवर्स्ड इनटू अ फ्यू ईयर्स द रोड, यानी कि उस ट्रैक पे चलते हुए तुर्कों ने वो मुकाम हासिल कर लिया विच द पीपल ऑफ वेस्टर्न यूरोप, जो वेस्टर्न यूरोप के लोगों ने टुक इन 150 ईयर टू ट्रेवल, यानी कि यूरोपियन कंट्री को 150 साल लगे उसी रोड पे चलते हुए। एक रोड का सफ़र करना था, यानी यूँ कहने एक मंजिल, रोड से मुराद यहाँ मंजिल है, गोल है, वो मंजिल जो यूरोप ने 150 सालों में हासिल की है, तुर्की ने सिर्फ चंद सालों में वो हासिल कर ली। द थ्रू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नेशन एंड awakening of the people and the unchaining of their powers has been work of मुस्तफ़ा कमाल। ये उसने काम किया, लोगों के पाँव में पड़ी हुई गुलामी की जंजीरें अनचेंड की, खोल दी उसने, और डेमोक्रेटिक ले आया, लोगों को खुले दिल के बनाया, लोगों के जहन ओपन किए, लोगों को ओपन माइंडेड बनाया। मैंने कहा ना सबसे पहले इसने एजुकेशन पे कदम उठाया था, इसको पता था कि एजुकेशन ही चेंज कर सकती है, और एजुकेशन भी वो दी इसने, अपनी मर्जी की एजुकेशन दी, मर्जी का सिलेबस लिखाया, मर्जी के टीचर ट्रेंड किए, मर्जी के बच्चे तैयार किए। और इस तरह तुर्की जो था वो उसने कहा था कि नाउ वी आर इन 20th सेंचुरी वी कैन नॉट, बल्कि कुरान पाक के बारे में उसने कहा था कि हम यहाँ अंजीरों और जैतूनों के पीछे नहीं भाग सकते, अब हमें 20वीं सदी में हमें इनको छोड़ना होगा, हमें आगे जाना होगा, जो इसके बारे में नेगेटिव कहा जाता है। लेकिन ये इसलिए इसको जदीद तुर्की का बानी कहा जाता है, शराब खाने खुल गए थे, और इसके अलावा मस्जिदें बंद हो गई थी, और जो था बल्कि फ़ौज में तो 80 साल तक नमाज नहीं होती थी, बाद में जाके नमाज शुरू हुई है।
तो ये इसके कुछ नेगेटिव पहलू हैं, यहाँ इसको एज ए हीरो पेश किया जा रहा है। इसके साथ ये चैप्टर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। व्यूअर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।